के मुकाबले कितना कमजोर हो चुका है ये तो सभी को मालूम है। 2021 से 2022 तक रुपया जितनी तेजी से गिरा, इससे पहले कभी इतना नहीं गिरा। $1 81.34 रुपए के बराबर हो चुका है और पिछले महीने अक्टूबर में तो रुपए की वैल्यू ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। $1 के अगेंस्ट रुपए की वैल्यू $83.29 तक गिर गई थी। कहा जा रहा है 2022 के अंत तक $1 $85 के बराबर भी पहुंच सकता है। दोस्तों, मार्च 2021 तक $1 ₹72 के बराबर था। एक साल के अंदर ही रुपए की कीमत इतनी ज्यादा गिर गई। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर क्यों रुपए की वैल्यू लगातार घटती जा रही है, वो भी इतनी तेजी से? कौन डिसाइड करता है कि किस करेंसी की वैल्यू घटेगी और किस देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी? कौन निर्णय लेता है कि डॉलर ऊपर जाएगा और रुपए नीचे आएगा? और क्या नुकसान भुगतना पड़ेगा भारत को जब रुपया गिरेगा? जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ही समझना होगा कि भारत को नुकसान क्या हो रहा है। आप खुद ही सोचिए, $1 खरीदने के लिए आपको ₹72 देने पड़ रहे हैं और फिर एक साल बाद उसी डॉलर को खरीदने के लिए आपको ₹83 देने पड़ रहे हैं। अब डॉलर खरीदने क्यों है? दोस्तों, क्योंकि वो ही ग्लोबल करेंसी है। ज्यादातर देश US डॉलर में ही पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि भारत को कुछ खरीदना है तो US डॉलर पे करना पड़ेगा। जैसे अगर भारत को दुबई से ऑयल परचेस करना है तो दुबई ये डिमांड कर सकता है कि उन्हें US डॉलर में ऑयल की कीमत चुकाई जाए। अब रुपए गिरने से क्या हुआ? मान लीजिए किसी देश से भारत ने कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसकी कीमत $1 लाख तय की गई, तो जहां मार्च में 2021 में भारत को $1 लाख के लिए ₹72 लाख चुकाने पड़े थे, वहीं आज यानी कि नवंबर 2022 में $81 लाख चुकाने पड़ेंगे। उस प्रोडक्ट की कीमत सेम है, मगर फिर भी भारत के लिए उसकी कीमत $9 लाख बढ़ गई क्योंकि रुपए की वैल्यू घट गई। दोस्तों, ये तो सिर्फ $1 लाख का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जबकि असल में तो ग्लोबल लेवल पर पूरे देश की डिमांड पूरी करने के लिए करोड़ों में दाम चुकाने पड़ते हैं, खरबों में मान के चलिए। अब सवाल ये आता है, US डॉलर ही ग्लोबल करेंसी क्यों है? किसी और देश की करेंसी भी तो ग्लोबल करेंसी हो सकती थी, क्यों डॉलर से ही किसी भी करेंसी की तुलना की जाती है? दोस्तों, इसका जवाब है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जिसमें किसी करेंसी को ग्लोबल न्यूट्रल करेंसी चुनने का प्रस्ताव रखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देशों के हालात बहुत खराब हो चुके थे, मगर अमेरिका ऐसा देश था जहां इस विश्व युद्ध से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ के व्यापार खत्म नहीं हुए थे, इंडस्ट्रीज बर्बाद नहीं हुई थी। अमेरिका युद्ध में शामिल जरूर हुआ था, मगर अमेरिका की भूमि पर कोई युद्ध नहीं हुआ था और अमेरिका ने युद्ध के दौरान सभी देशों में हथियार सप्लाई करके बहुत मुनाफा कमाया था, जिससे इसकी इकोनॉमी अंत तक बाकी सबसे बेहतर रही थी और US डॉलर एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करेंसी के रूप में उभरा। अमेरिका आर्थिक तौर पर मजबूत था, इसलिए डॉलर को ही रिजर्व करेंसी के रूप में चुना गया। रिजर्व करेंसी वो करेंसी जिसे बाकी सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के रूप में रखेंगे और इसे ही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डॉलर रिजर्व करेंसी है, इसीलिए इसे मापदंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज से 10 साल पहले $1 भारत के ₹50 के बराबर था। 40 साल पहले डॉलर की कीमत केवल ₹8 थी। दोस्तों, यानी 40 साल पहले का रुपया आज के रुपए से 10 गुना ज्यादा मजबूत था। अब रुपया गिरने का कारण क्या है, ये वो आपको बताते हैं। दोस्तों, हर करेंसी की वैल्यू उसके डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है और ये डिमांड और सप्लाई बहुत से फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, कैपिटल फ्लो और सर्कुलेशन ऑफ डॉलर। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं। जब एक देश अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो इन्वेस्टर्स वहां ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न भी प्राप्त हो सके। इस इन्वेस्टमेंट के बढ़ जाने से डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। अब जैसे किसी करेंसी की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि उस करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये तो बात हुई इन्वेस्टर्स की। अब बात करें उन लोगों की जो बैंकों से मिलने वाले लोन पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाती है तो लोग लोन लेना भी कम कर देते हैं, जिससे फ्लो ऑफ मनी यानी कैपिटल फ्लो कम होता है, तो डिमांड होते हुए भी सप्लाई कम हो रही है। अब ऐसे कुछ US ने किया है। US ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं तो लोगों को डॉलर खरीदने में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। इन्वेस्टर्स ने दूसरे देशों से अपनी इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है, ताकि वो US में इन्वेस्ट कर सके, जिससे डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब इन्वेस्टर्स अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए दुनिया के बाकी देशों से डॉलर को निकाल रहे हैं। भारत से भी डॉलर निकले हैं, जिसकी वजह से भारत में सर्कुलेशन ऑफ डॉलर्स रिड्यूस हो गया है। अब इससे क्या होगा कि भारत को जब भी कोई पेमेंट डॉलर में करनी होगी तो उनके फॉरेन रिजर्व में डॉलर बचेगा ही नहीं।
तो भारत को रुपए की करंट वैल्यू देकर डॉलर खरीदने पड़ेंगे। तो बाकी के देशों में सर्कुलेशन ऑफ डॉलर के कम हो जाने से डॉलर की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। जब भारत में डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो एक्सचेंज रेट्स भी बढ़ जाते हैं और रुपया और भी ज्यादा गिर जाता है। अब जैसे इन्वेस्टमेंट करेंसी की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती है, वैसे ट्रेड भी करता है। जो देश गुड्स और सर्विसेज को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट कम करता है, यानी कि निर्यात ज्यादा करता है और आयात कम करता है, सामान बेचता ज्यादा है, खरीदता कम है दूसरे देशों से, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम, तो वहां डॉलर ज्यादा आएगा क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। अब डॉलर जब खुद ही किसी देश में जा रहे हैं तो उस देश को अपनी करेंसी खर्च करनी नहीं पड़ेगी डॉलर खरीदने के लिए, मतलब ऐसे देश में डॉलर की डिमांड कम है तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। जबकि अगर कोई देश एक्सपोर्ट कम कर रहा है और उसे दूसरे देशों से गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, आयात करना पड़ रहा है, मंगवाना पड़ रहा है, हेल्प लेनी पड़ रही है दूसरे देश से सामान खरीदने की, सर्विसेज खरीदने की, मतलब वो खरीद ज्यादा रहा है मगर कोई गुड्स और सर्विसेज बेच नहीं रहा, तो पेमेंट के लिए डॉलर ज्यादा चाहिए तो उसे खरीदने पड़ेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी और उस देश की करेंसी की वैल्यू घट जाएगी। कुछ कमोडिटीज भी ऐसी हैं जो किसी देश में सर्कुलेशन ऑफ डॉलर को बढ़ा देती हैं, जैसे क्रूड ऑयल को ही ले लीजिए। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है, तो क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा सऊदी अरेबिया में डॉलर का सर्कुलेशन भी उतना ही बढ़ेगा क्योंकि वो ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, तो ज्यादा डॉलर आएंगे उस देश में, यानी ऑयल की कीमत अप होगी तो सर्कुलेशन ऑफ डॉलर भी अप होगा, वहाँ डॉलर की डिमांड घटती जाएगी और उसकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, उसकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। अब ये तो एक्सटर्नल फैक्टर थे जिनकी वजह से करेंसी की वैल्यू प्रभावित होती है, मगर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। सरकार देश के सेंट्रल बैंक के जरिए करेंसी की वैल्यू को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सबसे बड़ा जरिया इसका है सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज। अब दुनिया भर में फिलहाल क्या हो रहा है कि डॉलर की तो वैल्यू बढ़ गई है, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, तो बाकी के देश अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी करेंसी की वैल्यू गिरे नहीं। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं और ये इंटरेस्ट रेट पिछले 33 साल में सबसे ज्यादा बढ़े। दोस्तों अब रुपए की वैल्यू गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान किसे झेलना पड़ेगा ये देख लेते हैं। एक तो उन लोगों को जो फॉरेन ट्रिप्स पर जाते हैं, क्योंकि रुपए की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि उनके ट्रिप का टोटल बजट कितना होगा। अब डॉलर तो उतने देने पड़ेंगे, लेकिन भारतीयों को सेम डॉलर्स का खर्च आने के बावजूद ज्यादा रुपए देकर उन्हें एक्सचेंज करना होगा डॉलर्स में। इसका मतलब एक्सचेंज रेट्स किसी देश की करेंसी को प्रभावित करते हैं। ऐसे जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं जैसे स्टूडेंट्स, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर होगा। रुपया गिरने से अमेरिका में उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां उन्हें रुपए को डॉलर में एक्सचेंज करने के लिए 72 रुपए देने होते थे, अब वो 81 रुपए देंगे $1 के। तो रुपए कमजोर हो जाने का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है उन लोगों को जो अमेरिका में रह रहे हैं। उसके अलावा जो चीजें हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं, बाकी देशों से खरीदते हैं, बाहर से आती हैं, जो हमारे देश में बनती नहीं है, चाहे वो गुड्स हो, सामान हो, चीजें हो या फिर सर्विसेस हो, वो सारी भारत के लिए महंगी हो जाएंगी, जिसमें क्रूड ऑयल भी महंगा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल भी महंगा हो जाएगा धीरे धीरे, और बाकी सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी उसके चलते, क्योंकि पेट्रोल से ट्रांसपोर्टेशन चलता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा तो माल का रेट भी जो बेचने वाले लोग हैं वो बढ़ा देंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी महंगी हो जाएंगी। दोस्तों डॉलर जितना स्ट्रांग होता जाएगा रुपया उतना और भी गिरता जाएगा। इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, सर्कुलेशन ऑफ डॉलर, इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी सब मिलकर रुपए की वैल्यू को प्रभावित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि रुपए के गिरने का क्या कारण है वो अब आप समझ गए होंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, नॉलेजेबल लगी, तो कृपया इसे अपने तक सीमित न रखें। हमारी मेहनत के लिए आप सिर्फ इतना करें, इस वीडियो को शेयर कर दें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक कि आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।